भाइयों, मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, आज बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत समाहित विषय सिंधु घाटी की सभ्यता पर आपसे चर्चा करूंगा कि जब दुनिया की ज़्यादातर आबादी जंगलों में भटक रही थी, तब प्राचीन भारतीय हड़प्पा संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पूर्व वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के आविर्भाव के बाद दुनिया को भारत की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में पता चला। सैंधव सभ्यता का अभिज्ञान विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है। इस सभ्यता का प्रकाशन एक मनोरंजक तथ्य है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। क्योंकि भारत में रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाना था। तो 1856 में भारत सरकार के निर्देशन में कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य करने हेतु जो निर्माण चल रहा था, उसमें ईंटों की जो आवश्यकता थी, तो उसी के समीप पे एक बिल्डिंग के अवशेष, जिसमें ईंटें पर्याप्त मात्रा में थी, उन ईंटों के द्वारा रेल लाइन संबंधी जो कार्य किया जा रहा था, तो किसी को भी अभिज्ञान नहीं था कि यहां पर कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। बहत्तर में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आए एवं कुछ पुरातात्विक वस्तुएं एकत्रित की, किंतु वह इन वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं कर सके। इस कार्य में बर्टन बंधु जो एक इंजीनियर का कार्य कर रहे थे,
जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इनके सहयोग से जो एक कार्य किया जा रहा था, तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर उत्खनन कार्य किया गया। हड़प्पा का राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा और मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। इसी श्रृंखला में जो भारत के पुरातत्व विभाग के हेड थे सर जॉन मार्शल, ने हड़प्पा के विषय में 1924 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे एक लंबे समय से विस्मृत सभ्यता के बारे में उन्होंने बताया। और ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह एक प्राचीन सभ्यता भारत की प्रकाश में आई। भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं में प्रारंभिक आधारभूत सभ्यताएं हड़प्पा एवं वैदिक की जो गुत्थी है वो नवीनतम अनुसंधान के द्वारा उसे सुलझाने का प्रयास किया गया। और इसमें डॉक्टर वाकणकर, जो कि शैल चित्रों के राजस्थान में खोजने में एक अग्रणीय नाम है, उन्होंने सरस्वती सभ्यता के निरीक्षण खोज का कार्य जो किया, उसके उपरांत ये सामने आया कि सिंधु सभ्यता और सरस्वती सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता का प्रतिरूप है। अब सिंधु सभ्यता की जो बात है कि सिंधु सभ्यता का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किन बिंदुओं को आधार बनाएं। तो सबसे पहले हम खोज संबंधी अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसकी चार्ल्स मैसन के बाद कनिंघम और राय बहादुर दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी द्वारा इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो कार्य किया, और पुरातत्व विभाग के हेड सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को 1924 में एक रिपोर्ट के द्वारा घोषणा की कि भारत में प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। अब उसके बाद आता है कालक्रम
यानी ये सभ्यता का कौन सा काल था, ये कब पल्लवित और विकसित हुई, तो इस बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मत है। सर जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व विभाग के हेड भी थे, उन्होंने 3250 से 2750 ईसा पूर्व का काल निर्धारण सिंधु घाटी सभ्यता का किया। इसके अलावा अर्नेस्ट मैके जो इतिहासकार है, वो इसका काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। तीसरे विद्वान मार्टिमर मिलर इसका काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। इसके अलावा जो चौथे इतिहासकार है वाल्टर फेयर सर्विस, ये इसका काल 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। अब इसी में जो पुरातत्व विज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, रेडियो कार्बन पद्धति C14, जिससे पूरा जीवाश्म का और पुरावशेषों का पता लगाया जा सकता है, उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। उसके अनुसार इसका काल निर्धारण 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और नवीनतम जो अनुसंधान जो आजकल जारी है, वो 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व इसके काल को मानते हैं। अब ये सभ्यता की खोज जो है हुई, इसके कालक्रम के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सा पीरियड ये है इसके लिए सुटेबल रहेगा कि कौन से काल में ये सभ्यता थी। उसके बाद इसके नामकरण वाली सभ्यता, नामकरण वाली जो है समस्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से आजकल जाने लगा है। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जिसको नाम दिया गया है, वो एक सिंधु नदी के किनारे जो घाटियों में इसका जो उत्खनन कार्य किया गया, उसकी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अब इसके बाद वाकणकर महोदय आदि ने जब इस सरस्वती सभ्यता, जो लुप्त सरस्वती सभ्यता है, उसकी जो खोज की गई, उसके प्राचीन काल से संबंधित जो नगर है उनको ढूंढने का प्रयास किया, तो उससे इसकी साम्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया गया और इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता इतिहासकार नाम देने लगे, हालांकि नाम अधिक प्रचलन में नहीं है। और तीसरा इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि कोई भी सभ्यता हो और उसका उत्खनन कार्य सबसे पहले जिस स्थान पर होता है उसको वही नाम दे दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। इसके बाद जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि रही है कि इसका नामकरण हो गया
खोज हो गई। तो उसके बाद हम अगला बिंदु जो इसमें है वह है उद्भव या निर्माता। अब इतिहासकार इस बात पर गहन मंथन और विवेचन करने के उपरांत दो मतें स्वाभाविक रूप से जो है नॉलेज में आते हैं कि एक तो विदेशी मत और दूसरा स्वदेशी मत। तो कई इतिहासकार इसके विदेशी मत की ओर इशारा करते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा पल्लवित की गई सभ्यता है, और इसमें दूसरा तर्क है स्थानीय मत जो भारतीय इतिहासकार मानते हैं। अब इसमें विदेशी मत में जो है सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, डी कोशाम्बी, ये इतिहासकार विदेशी मत को प्रभावी मानते हैं और भूमध्य सागरीय लोगों से इनका मेल बिठाते हैं। अब जो उत्खनन कार्य किया जा रहा है लेटेस्ट, उससे ये बात सामने आ रही है कि ये सभ्यता यहीं पल्लवित और विकसित हुई थी और यहीं के लोग थे, ये बाहर से नहीं आए थे। तो ये उनकी बात हुई आपका उद्भव या निर्माता संबंधी जो हमारा बिंदु है उस पर हमने प्रकाश डाला। उसके बाद इसके विस्तार संबंधी बात का बिंदु हम लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। इसमें उत्तर में मांदा जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर नामक स्थल पर चिनाव नदी के किनारे ये स्थल है, और ये उत्तर पूर्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। उसके अलावा दक्षिण में तहमाबाद जो कि हेमनगर महाराष्ट्र में है, और ये प्रवरा नदी जो गोदावरी नदी की सहायक है वहाँ पर इसका विस्तार है। और तीसरा जो पश्चिम में इसका विस्तार है वह सुत कांगेडोर नामक स्थल पर, सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत है, और ये टास्ट नदी के किनारे ये स्थल है। इसके अलावा पूर्व में आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे है। तो इस प्रकार इसका विस्तार एक लंबे क्षेत्र में था, और जिसको लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इसका दायरा हम मानते हैं। और इसमें 1500 स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है, जिसमें 900 से अधिक भारत में है और 500 से अधिक जो है वो पाकिस्तान में है, और 2 क्षेत्र इसमें अफगानिस्तान में है जो शोर्तगोई और मुंडिगा का नामक स्थल है। तो इसका विस्तार क्षेत्र काफी लंबा था, काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी सभ्यता, और भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता थी। इससे पूर्व वैदिक सभ्यता को हम प्राचीन सभ्यता मानते थे। अब दूसरी बात आती है कि इसकी लंबाई जो है विस्तृत क्षेत्र में 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में है, और उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। अब बात आती है कि इस सभ्यता की क्या विशेषताएं इतिहासकारों को के प्रकाश में तो इसमें हम पहला
जो लेंगे कि एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जब विश्व के अधिकांश लंदन, पेरिस जैसे महानगर इतने विकसित नहीं थे, जब इसकी खुदाई हुई, उससे भी बेहतरीन तरीके से इस सभ्यता के महानगरों का जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से निर्माण हुआ। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि इस समय तक लोहे का जो है आविर्भाव इतिहासकार नहीं मानते, और आर्यों के समय लोहे का उनको ज्ञान प्रचुर मात्रा में होना सिद्ध होता है। तो इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता मानते हैं। तीसरा इसका जो है तीसरी जो विशेषता है वो है आदि इतिहास। जैसा कि पूर्व में भी जिक्र किया था मैंने कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: पाषाण, पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो आदि इतिहास में यानी लेखन कला का, पाषाण काल में लेखन कला का ज्ञान नहीं था। आदि इतिहास में यह है कि लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन इतिहासकार उसे पढ़ नहीं पाए। तो इसको जो लिपि मिली है उसको इतिहासकार अभी पढ़ नहीं पाए। अब बात है कि ऐसी सभ्यता का जो है पतन कैसे हो गया, आखिर क्या कारण थे कि जो सभ्यता नष्ट हुई। तो इसमें इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। इसमें एक कारण यह भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रतिकूलता के कारण जो है इस सभ्यता का विनाश हो। दूसरा बाढ़, क्योंकि अधिकतर बाढ़ जैसे प्रकोप के द्वारा कई सभ्यताएं नष्ट हुई है, तो इस सभ्यता को भी कई इतिहासकार जो है, जिनमें सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव, ये मानते हैं कि सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ। और तीसरा जो कारण हम बताते हैं प्रशासनिक शिथिलता। ये भी इसका कारण मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। और चौथा विदेशी आक्रमण। इसमें मार्टिमर व्हीलर ये तर्क देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण से हुआ। और उसमें व्हीलर साहब ये कहते हैं कि आर्य आक्रमण के कारण सभ्यता का पतन। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इस बात पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया और इसकी कोई ज्यादा पुष्टि नहीं हो पाई कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। खैर जो भी है, पर यह सभ्यता जो कि एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी, और भारत के इतिहास को एक गौरव इस सभ्यता ने प्रदान किया। अब इसका 1500 ईस्वी पर इसकी खोज हो गई, तो कुछ महत्वपूर्ण नगरों की ओर मैं आपका इशारा करूंगा जहां इसकी खुदाई हुई है। इसमें सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल, जहां इसकी खोज हुई,
और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, जो राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। इसके अलावा चन्नूदड़ो और कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जिसको कि प्राचीन लुप्त सरस्वती नदी से जोड़ते हैं, वहाँ इस सभ्यता के कालीबंगा स्थल का पता चला और यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। इसके अलावा लोथल, जहाँ की गोदीबाड़ा में मिला है, तो ये एक तरह से इनके व्यापारिक केंद्र था। बनावली, राखीगढ़ी, धौलावी आदि कई स्थल ऐसे हैं जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों का जो उत्खनन कार्य हुआ और ये सभ्यता नील और मिस्र की सभ्यता से भी 12 गुना विस्तृत सभ्यता थी। और इतिहासकार इस खोज में लग रहे हैं अभी, न केवल ये प्राचीन बल्कि अन्य सभ्यताओं से भी प्राचीन होने को सिद्ध करने का प्रयास इतिहासकार कर रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी देन है, जिससे भारत के एक प्राचीनतम संस्कृति का आविर्भाव हुआ और दुनिया में भारत के एक उन्नत होने का, प्राचीन काल में एक सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ होने का पता चलता है। धन्यवाद।